हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल द एग्जाम किंग्स पर। यहाँ पर आज हम क्लास 10th का जो केमिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर है केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन के बारे में डिस्कस करेंगे। तो, बिना देरी के लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट टॉपिक है आपका केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन आर द प्रोसेस इन विच न्यू सब्सटेंस विद न्यू प्रॉपर्टीज आर फॉर्म्ड। केमिकल रिएक्शन वो प्रोसेस है जिसके अंदर आपका न्यू सब्सटेंस बनता है विद न्यू प्रॉपर्टीज, मतलब नई प्रॉपर्टीज के साथ। अब जो आपकी केमिकल रिएक्शन होती है उसके दो इम्पोर्टेंट पार्ट होते हैं। पहला होता है बच्चों रिएक्टेंट एंड सेकंड होता है बच्चों प्रोडक्ट। देखिए बच्चों, सबसे पहले हम इसे इक्वेशन से समझते हैं, फिर इसे हम थ्योरी से समझेंगे। जैसे आपने यहाँ पर Mg की O2 मतलब ऑक्सीजन के साथ जब रिएक्शन करवाई तो आपकी मैग्नीशियम ऑक्साइड बन गया। जो आपका Mg और O2 है वो आपके रिएक्टेंट है, मतलब एक केमिकल इक्वेशन के अंदर जो एलिमेंट कंपाउंड आप पार्टिसिपेट कर रहे हैं वो बच्चों रिएक्टेंट कहलाते हैं। एंड जो आपका न्यू सब्सटेंस बन करके आता है जो रिजल्टेंट होता है वो बच्चों आपका प्रोडक्ट कहलाता है। जैसे अभी हम थ्योरी से समझते हैं। Reactant, the substance which take part in a chemical reaction are called reactant. वो सब्सटेंस जो केमिकल रिएक्शन के अंदर पार्टिसिपेट करते हैं वो रिएक्टेंट कहलाते हैं। एंड द न्यू सब्सटेंस प्रोड्यूस एज अ रिजल्ट ऑफ द केमिकल रिएक्शन आर कॉल्ड प्रोडक्ट। प्रोडक्ट जो होगा वो आपका न्यू सब्सटेंस होगा जो आपकी केमिकल रिएक्शन का रिजल्टेंट होता है। अब आते हैं बच्चों केमिकल इक्वेशन के अंदर। द मेथड ऑफ रिप्रेजेंटिंग अ केमिकल रिएक्शन विद द हेल्प ऑफ सिंबल एंड फॉर्मूले ऑफ द सब्सटेंस इन्वॉल्व इन इट। अब देखिए बच्चों, जो आपकी केमिकल इक्वेशन है वो दो तरीके की होती हैं। एक होती है बच्चों बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन एंड एक होती है बच्चों अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन के अंदर आते हैं। A balanced chemical equation has an equal number of atoms of different elements in the reactant and product। जो आपके एलिमेंट हैं नंबर ऑफ एलिमेंट वो रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट के इक्वल होने चाहिए। यदि इक्वल है तो बच्चों वो आपकी बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन कहलाती है। एंड यदि वो इक्वल नहीं है तो वो आपकी अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन कहलाती है। जैसे कि आप देखिए यहाँ पर बच्चों Zn एलिमेंट का एक एटम है एंड यहाँ पर भी 1 एटम है। यहाँ पर सल्फर का एक एटम है, यहाँ भी सल्फर का एक एटम है। ऑक्सीजन के यहाँ पर 4 एटम है, यहाँ भी ऑक्सीजन के 4 एटम है। यहाँ हाइड्रोजन के 2 एटम्स हैं एंड यहाँ भी हाइड्रोजन के 2 एटम्स हैं। दैट मीन्स कि यहाँ पर सभी एलिमेंट्स के जो नंबर ऑफ एटम्स हैं केमिकल इक्वेशन के वो रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट के इक्वल हैं। इसी वजह से ये आपकी बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन कहलाएगी। अब आते हैं बच्चों अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन के अंदर। An unbalanced chemical equation has an unequal number of atoms of one or more element in reactant and product।
एक या एक से ज़्यादा एलिमेंट के यदि नंबर ऑफ एटम्स डिफरेंट डिफरेंट होते हैं तो वो आपका अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन के अंदर आएगा। देखिए यहाँ पर हाइड्रोजन के 2 एटम्स हैं, यहाँ भी हाइड्रोजन के नंबर ऑफ एटम्स कितने हैं बच्चों? 2 हैं। यहाँ पर ऑक्सीजन के 2 एटम्स हैं, यहाँ पर ऑक्सीजन की 1 एटम है। तो यह आपकी अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन में आएगा। तो आपको इसे बैलेंस्ड करना पड़ेगा। कैसे? कि यहाँ पर ऑक्सीजन के नंबर ऑफ एटम 1 है, यहाँ पर 2 है, तो यहाँ पर आपको 2 करने के लिए यहाँ 2 से मल्टीप्लाई कर दोगे। अब हाइड्रोजन के कितने हो गए बच्चों? 2 2 जा 4 एटम्स हो गए। तो यहाँ पर तो अब हाइड्रोजन के 2 एटम है, तो आप यहाँ पर 2 लिख दोगे, तो 2 2 जा 4। अब ये आपकी बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन बन गई। आई होप आपको इतना समझ में आ गया होगा। देखिए बच्चों, अब आते हैं हम एक्सोथर्मिक रिएक्शन एंड एंडोथर्मिक रिएक्शन। एक्सोथर्मिक रिएक्शन एंड एंडोथर्मिक रिएक्शन काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इनके बीच में या तो डिफरेंस पूछ लिया जाता है या फिर इन्हें डिफाइन करने के लिए आ जाता है, या फिर आपको एक रिएक्शन दे दी जाती है, उसमें बताना होता है कि कौन सी रिएक्शन आपकी एक्सोथर्मिक रिएक्शन है एंड कौन सी रिएक्शन आपकी बच्चों एंडोथर्मिक रिएक्शन है। सबसे पहले हम एक्सोथर्मिक रिएक्शन देख लेते हैं। दोज रिएक्शन इन विच हीट इज इन्वॉल्व्ड आर नॉन एज एक्सोथर्मिक। जिसमें आपकी हीट इन्वॉल्व होगी वो आपकी एक्सोथर्मिक रिएक्शन कहलाती है। एंड जो एंडोथर्मिक रिएक्शन होती है, दोज रिएक्शन इन विच हीट इज एब्जॉर्ब आर नॉन एज एंडोथर्मिक रिएक्शन। जो एंडोथर्मिक रिएक्शन है उसमें जो हीट है बच्चों वो एब्जॉर्ब होगी। जैसे कि आपने अभी देखा कि जो आपने N2 की O2 के साथ जब रिएक्शन करवाई एंड हीट, तीनों की जब रिएक्शन हुई तो आपका NO बना, ठीक है। तो इसमें जो हीट है वो एब्जॉर्ब हो गई एंड जो आपकी ये वाली रिएक्शन है, जब कार्बन ने ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करी तो कार्बन डाइऑक्साइड बनाई और उसके साथ उसने हीट भी रिलीज करी है, ठीक है। तो ये आपकी होगी एक्सोथर्मिक। यदि रिएक्शन में आपको पहचानना हो कि कौन सी एक्सोथर्मिक है एंड कौन सी एंडोथर्मिक है, तो जब आपकी हीट इधर की तरफ होगी प्रोडक्ट की तरफ तो आपकी बच्चों एक्सोथर्मिक रिएक्शन कहलाती है। यदि हीट आपकी इधर की तरफ होगी रिएक्टेंट की तरफ तो बच्चों वो आपकी एंडोथर्मिक रिएक्शन कहलाएगी। जैसे कि आप इसमें देखिए हीट इधर की तरफ है रिएक्टेंट की तरफ, इसी वजह से ये वाली रिएक्शन बच्चों एंडोथर्मिक रिएक्शन है। फोटोसिंथेसिस की जो रिएक्शन होती है वो एंडोथर्मिक रिएक्शन होती है। एंड इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर टू फॉर्म हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन इज ऑल्सो एन एंडोथर्मिक रिएक्शन। अब आते हैं बच्चों टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन के अंदर। आपके केमिकल रिएक्शन के काफ़ी सारे टाइप हैं। सबसे पहले आता है कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कॉम्बिनेशन रिएक्शन के अंदर दोज रिएक्शन इन विच 2 और मोर सब्सटेंस कंबाइन टू फॉर्म अ सिंगल सब्सटेंस आर कॉल्ड कॉम्बिनेशन रिएक्शन। तो जब आपके 2 या 2 से ज़्यादा सब्सटेंस कंबाइन हो जाएंगे और एक सिंगल सब्सटेंस बनाएंगे तो वो आपकी कॉम्बिनेशन रिएक्शन कहलाएगी। जैसे मैग्नीशियम ने ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करके मैग्नीशियम ऑक्साइड बना लिया, तो ये 2 अलग अलग आपके सब्सटेंस हैं, ये कंबाइन हुए तो आप ध्यान से देखिए इन्होंने एक सब्सटेंस बनाया है। दैट मीन्स ये सारे रिएक्शन बच्चों कॉम्बिनेशन रिएक्शन है। अब आते हैं बच्चों डीकम्पोजिशन रिएक्शन।
those reaction in which a compound split up into two or more simple substances are known as decomposed reaction। देखिए बच्चों, ये CO3 को जो हमने हीट करा तो वो CaO प्लस CO2 कैल्शियम ऑक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड में टूट गया, ब्रेक डाउन हो गया। जब आपका एक सब्सटेंस दो या दो से ज़्यादा सिमिलर सब्सटेंस के अंदर ब्रेक डाउन हो जाता है, स्प्लिट हो जाता है, तो वो आपकी डीकम्पोजिशन रिएक्शन कहलाती है। ये दोनों रिएक्शन, कॉम्बिनेशन रिएक्शन एंड डीकम्पोजिशन रिएक्शन, एक दूसरे की अपोजिट होती हैं, क्योंकि इसमें दो सब्सटेंस मिलकर के एक सब्सटेंस बनाता है एंड इस वाली रिएक्शन के अंदर एक सब्सटेंस दो सब्सटेंस में स्प्लिट होता है। अब आते हैं बच्चों थर्मल डीकम्पोजिशन। When a decomposition reaction is carried out by heating, it is called thermal decomposition reaction। जो आपकी डीकम्पोजिशन रिएक्शन थी वो क्या था, उसमें एक सब्सटेंस दो या दो से ज़्यादा सब्सटेंस में ब्रेक डाउन होता है। यदि यही आपकी रिएक्शन हीट की प्रेजेंस में होने लगे तो वो आपकी थर्मल डीकम्पोजिशन रिएक्शन कहलाती है। अब आते हैं बच्चों डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन एंड डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के अंदर। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में है दोज रिएक्शन इन विच वन एलिमेंट टेक्स द प्लेस ऑफ अनदर एलिमेंट in a compound are known as displacement reaction। देखिए डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के अंदर those reaction in which one element take the place of another element in the compound। कंपाउंड के अंदर एक एलिमेंट दूसरे एलिमेंट को रिप्लेस कर दे तो वो आपका डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहलाता है। जैसे कॉपर सल्फेट के जिंक के साथ जो आपने रिएक्शन करवाई तो जिंक जो है वो मोर रिएक्टिव है देन कॉपर। इस वजह से जिंक ने क्या करा, कॉपर को रिप्लेस कर दिया और खुद जाकर के इसके साथ रिएक्शन करने के साथ जिंक सल्फेट बनाया एंड कॉपर बाहर हो गया। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के अंदर बच्चों जो दोनों एलिमेंट होते हैं वो एक दूसरे को रिप्लेस करते हैं। दोज रिएक्शन इन विच टू कंपाउंड रिएक्ट बाय एन एक्सचेंज ऑफ आयंस टू फॉर्म टू न्यू कंपाउंड आर कॉल्ड डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। जैसे बच्चों सिल्वर नाइट्रेट एंड सोडियम क्लोराइड दोनों ने रिएक्शन करी तो बनाया बच्चों AgCl, सिल्वर क्लोराइड एंड NaNO3 सोडियम नाइट्रेट। कि देखिए इसने Na ने तो Ag को रिप्लेस कर दिया तो Na इसके साथ आकर के जुड़ गया, ये बना लिया एंड Ag जो है वो Cl के साथ जुड़ करके सिल्वर क्लोराइड बना दिया। तो बच्चों इसके अंदर दोनों एलिमेंट जो है वो एक्सचेंज हो गए तो इसलिए ये डबल डिस्प्लेसमेंट कहलाएगी। यदि एक ही एलिमेंट एक्सचेंज हुआ होता तो वो आपकी डिस्प्लेसमेंट कहलाती। आई होप आपको इन दोनों के बीच का डिफरेंस पता लग गया होगा। अब आते हैं बच्चों ऑक्सीडेशन रिएक्शन एंड रिडक्शन रिएक्शन के अंदर। ये भी आपको काफ़ी अच्छे से समझनी है। ये चैप्टर काफ़ी छोटा है, इम्पोर्टेंट भी है, इजी भी है। इससे काफ़ी सारे क्वेश्चंस आपके पेपर में भी आते हैं, इसलिए आपको बहुत अच्छे से ये पढ़ना है।
यदि किसी बच्चे को कोई डाउट रह जाता है तो वो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकता है। एंड आप यदि इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे कि आने वाले लेक्चर्स के नोटिफिकेशन आपको मिल सके। एंड ज़्यादा से ज़्यादा आप इस चैनल को शेयर कीजिए, जिससे कि और स्टूडेंट्स भी हमारे साथ पढ़ सकें। अब चलते हैं बच्चों ऑक्सीडेशन रिएक्शन के अंदर। The addition of oxygen to a substance is called oxidation। जब किसी भी रिएक्शन के अंदर ना ऑक्सीजन ऐड हो रही हो तो वो आपका ऑक्सीडेशन कहलाएगा। The remove of hydrogen from a substance, जब क्या हो सबस्टेंस से हाइड्रोजन रिमूव हो तो भी आपकी ऑक्सीडेशन रिएक्शन कहलाती है। रिडक्शन रिएक्शन जो है बच्चों वो ऑक्सीडेशन रिएक्शन की अपोजिट है। रिडक्शन रिएक्शन, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन टू अ सब्सटेंस इज कॉल्ड रिडक्शन। जब आप हाइड्रोजन को ऐड करोगे तो आपका रिडक्शन कहलाएगा। यदि आप ऑक्सीजन को ऐड करते हो बच्चों तो आपका ऑक्सीडेशन रिएक्शन कहलाएगा। द रिमूव ऑफ ऑक्सीजन फ्रॉम अ सब्सटेंस इज ऑल्सो कॉल्ड रिडक्शन। जब ऑक्सीजन को रिमूव कर दोगे तो रिडक्शन, और हाइड्रोजन को रिमूव कर दोगे तो ऑक्सीडेशन। यदि ये दोनों रिएक्शन एक ही इक्वेशन के अंदर हो जाती है तो वो रिएक्शन बच्चों रिडॉक्स रिएक्शन कहलाती है। ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन आर आल्सो कॉल्ड रिडॉक्स रिएक्शन। जैसे कि कॉपर ऑक्साइड ने हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन करी तो उसने कॉपर एंड H2O मतलब वाटर बनाया। देखिए यहाँ पर CuO है एंड यहाँ पर C है, मतलब यहाँ से ऑक्सीजन रिमूव हो गई ना रिएक्शन करने के बाद। यदि ऑक्सीजन रिमूव हो जाती है तो वो बच्चों रिडक्शन कहलाता है। एंड आप यहाँ पर देखिए यहाँ हाइड्रोजन था एंड यहाँ पर बच्चों H2O है, हाइड्रोजन ऑक्साइड मतलब O यहाँ पर आकर के ऐड हो गया। अब जब यहाँ पर O ऐड हो गया इसका मतलब बच्चों ये ऑक्सीडेशन रिएक्शन कहलाएगी। CuO ये आपका क्या हुआ रिडक्शन हुआ, इसी वजह से जो आपका कॉपर ऑक्साइड है वो ऑक्सीडिंग एजेंट है। एंड H2 यहाँ पर आपकी ऑक्सीजन ऐड हुई, ऑक्सीडेशन रिएक्शन हुई, इसी वजह से जो आपका हाइड्रोजन है वो एक रिड्यूसिंग एजेंट है। देखिए बच्चों कोरेशन, कोरेशन इज द प्रोसेस इन विच metals are heated up greatly by the action of air, moisture or a chemical on their surface। रस्टिंग ऑफ आयरन इज अ रिडॉक्स रिएक्शन। जैसे रस्टिंग हो जाती है, लोहे के ऊपर जंग लग जाता है वो या फिर चांदी की जो भी पायल वगैरह देखी होगी आपने, उसके ऊपर ब्लैक कलर की ग्रीन कलर की लेयर आने लगती है, वो सब बच्चों कोरेशन का प्रोसेस होता है। ये काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है एंड रेंसिडिटी भी काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। The conditional produced by aerial oxidation of fat and oils in food marked by unpleasant smell and taste is called rancidity। आप सभी ने देखा होगा कभी कभी किसी किसी फूड में से जो आपके ऑयली और फैट वाले होते हैं उसमें से स्मेल आने लगती है, उसका जो टेस्ट है वो थोड़ा सा बेकार या फिर पूरा ही बेकार लगने लगता है। तो उस वजह उसमें क्या होता है आपकी उस खाने में रेंसिडिटी का जो प्रोसेस है वो स्टार्ट होने लगता है, मतलब खाना एक तरीके से खराब होने लगता है। उस प्रोसेस को ही बच्चों हम रेंसिडिटी बोलते हैं।
कुछ नोट पॉइंट्स हैं इसके। रेंसिडिटी कैन बी प्रिवेंट बाय द एडिटिव एंटीऑक्सीडेंट टू फूड कंटेनिंग फैट एंड ऑयल। रेंसिडिटी से बचाने के लिए हम कुछ एंटी ऑक्सीडेंट मिलाते हैं फूड के अंदर, जिससे कि जो आपका फैट और ऑयल वाला फूड है बच्चों वो खराब ना हो। टू common antioxidant used in food to prevent the development of rancidity are BHA and BST। अभी मैंने आपको बताया था कि हम एंटीऑक्सीडेंट मिलाते हैं फूड को खराब होने से बचाने के लिए, तो वो जो दो कॉमन एंटीऑक्सीडेंट हैं वो है बच्चों BHA एंड BHT। तो BHA की और BST की फुल फॉर्म भी पूछ ली जाती है। BHA है ब्यूटिलेट हाइड्रोक्सी एनिसोल, BST है ब्यूटिलेट हाइड्रोक्सी टोल्यूइन। Rancidity can be prevented by packaging फैट एंड ऑयल कंटेनिंग फूड इन नाइट्रोजन गैस। जब हम इन्हें रेंसिडिटी से बचाने के लिए हम फूड वगैरह को जो पैक करते हैं, जो फैट एंड ऑयली फूड होता है उसमें हम पैकेट के अंदर बच्चों नाइट्रोजन गैस को फिल कर देते हैं, जिसकी वजह से